हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज के जीके जीएस की क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सेट 2 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को बता दें कि पिछले क्लास में हम लोगों ने सेट 1 में 25 क्वेश्चन किया था। अगर आपने इस क्लास को नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप देख पाएंगे जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही बेसिक और एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। जैसा कि आप आज के इस क्लास का क्विक प्रीव्यू देख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्लास के एंड तक बने रहिएगा। जो भी स्टूडेंट्स हमारे पेड ग्रुप में हैं उनको ये पीडीएफ मिल जाएगा, और जो अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा, उस पर कॉन्टेक्ट करके आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पिछले सेट में 25 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी लोग देख सकते हैं, एक साइड जो है ये हिंदी में क्वेश्चन लिखे हुए हैं और दूसरी साइड, एक साइड हिंदी है दूसरी साइड इन इंग्लिश है, तो इसमें किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी स्टूडेंट जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करना चाहते हैं, आप उस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका आंसर भी साथ ही साथ देते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, हु इज द राइटर ऑफ द बुक ऑफ गीता रहस्य। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया है, इवन आपको बता दें ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट भी होते हैं। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन आप देख सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, महर्षि अरविंदो घोष, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप सभी लोग आंसर करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। आपको बता दें ये जो एक पुस्तक है, ये जो श्रीमद् भगवत गीता है उसी पे बेस्ड है। उसी को इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी ने 1900, हालांकि पहले लिखा था लेकिन ये पब्लिश्ड हुई थी फाइनली, ओरिजिनली वो 1915 में हुई थी, और उसका नाम इन्होंने गीता रहस्य लिखा। लेकिन इस बुक को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कर्मयोग शास्त्र। कर्मयोग शास्त्र, आप सभी लोग इसको नोट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कि आप सभी लोग देख पाएंगे कि हमने पिछले सेट में भी ऐसे बुक्स और राइटर के नाम देखे थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी आगे भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आप देखिए, हु इज नोन एज ए शेरे पंजाब। शेरे पंजाब के रूप में किसे जाना जाता है? जो भी सरनेम दिए गए हैं उससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, हालांकि अब थोड़े कम हो गए हैं, बट मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए आप सभी लोग अवेयर रहें। ऑप्शन आप देख सकते हैं, राजगुरु, उधम सिंह, सरदार भगत सिंह या लाला लाजपत राय। व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप सभी लोग जानते होंगे, ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाला लाजपत राय। इट मींस ऑप्शन डी। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 28 की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसमें आपको बताना है, हिंदी में आप देख सकते हैं, प्रथम भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। यहां एक चीज आप सभी लोग नोट करिएगा, एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? अगर पहले हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। आप ऑप्शन देख पाएंगे, सुचिता कृपलानी, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित या सरोजनी नायडू। व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप सभी लोग जल्दी से इसका आंसर करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस से कई बार एक आध दो क्वेश्चन हर एग्जाम में बन जाते हैं, तो अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व किए रहेंगे तो आपके लिए आसानी होगी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सरोजनी नायडू। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंडियन वुमेन लिखा है, इससे पहले जो, अगर सिर्फ यहाँ पे लिखेगा फर्स्ट वुमेन, अगर इंडियन नहीं रहता तो उसका राइट आंसर हो जाता एनी बेसेंट, जो कि 1917 में ये अध्यक्ष चुनी गई थी, प्रेसिडेंट चुनी गई थी कांग्रेस की। लेकिन ये एनी बेसेंट जो थी ये इंग्लैंड आयरिश वुमेन थी, मतलब ये इंडियन ओरिजिन की नहीं थी। जब इंडियन ओरिजिन की बात आती है तो सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर होगा। इन्हें 1925 में प्रेसिडेंट चुना गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सभी लोग इसको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्लोगन डू और डाई हैज गिवन बाय, करो या मरो का नारा दिया गया था या किसने दिया था? ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल भी है, आप सभी लोग इजिली कर भी पाएंगे। इसमें कुछ भी ज्यादा सोचना नहीं है, आप सभी लोग आंसर करें। ऑप्शन आप देख सकते हैं, बीजी तिलक, विपिन चंद्रपाल, सरदार भगत सिंह या महात्मा गांधी। व्हाट विल बी द राइट आंसर? डू और डाई, करो या मरो का नारा
महात्मा गांधी जी ने दिया था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। साथ ही साथ 2-3 फैक्ट आप सभी लोग जान लीजिए, जैसे बीजी तिलक से रिलेटेड बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे मैं लेकर रहूंगा, या इसे मैं लेकर रहूंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट कोट है और एग्जाम में ऐसे मैच द कॉलम में आ जाता है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया है। सरदार भगत सिंह ने जो नारा दिया था वो इनकलाब जिंदाबाद का है, इनकलाब जिंदाबाद का, जो आप सभी लोग जानते होंगे। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी बनते थे लेकिन रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, आप सभी लोग आंसर करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन, द लखनऊ 1916 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसिडेंट ओवर बाई, कौन अध्यक्ष थे 1916 में? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आप देखेंगे, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या एससी मजूमदार। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ये काफी इंपॉर्टेंट है और कभी कभी क्वेश्चन टफ तभी हो जाता है जब स्पेसिफिक पूछ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको डेट मेंशन कर दी गई 1916, 1916। अब आपको ऐसे बताना है तो ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसमें भी कुछ रिपीटेड टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे आप याद करेंगे, लास्ट में आपको बताऊंगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एससी मजूमदार। इनका जो पूरा नाम था वो था अंबिका चरण मजूमदार। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्णा मिशन, या रामकृष्ण मिशन के स्थापना या संस्थापक कौन थे? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेट में देखा था, प्रार्थना सभा से संबंधित एक प्रश्न था, आत्माराम पांडुरंग, आप लोगों को याद होगा। उसी तरीके से आपके एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको आप एक बार इसको देखेंगे। इसका राइट आंसर देंगे, ऑप्शन आप देख सकते हैं, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन या स्वामी विवेकानंद। व्हाट विल बी द राइट आंसर? ऑप्शन आप लोग देख पा रहे होंगे, जल्दी से आप सभी लोग आंसर करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगर एग्जाम में कभी कभी डेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है तो वो 1897 होगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आप सभी लोग देख पाएंगे, सती जो सिस्टम वाज एबॉलिश्ड बाय, सती प्रथा का अंत किसने किया था? ऑप्शन आप देख सकते हैं, दयानंद सरस्वती, यहाँ पे केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद। तो जब भी सती प्रथा से रिलेटेड जो भी सोशल रिफॉर्मर कह लीजिए, अगर उनका नाम आता है तो उसमें सबसे प्रमुख भूमिका जो है वो है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन रॉय की। और इस समय और इसमें विलियम बेंटिक का भी नाम आता है, उसको भी आप सभी लोग याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देख पाएंगे आप सभी लोग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन रिसेंटली पूछे भी गए हैं, हु गेव द स्लोगन वंदे मातरम? और वंदे मातरम हिंदी में आप देख सकते हैं किसने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने या राम प्रसाद बिस्मिल ने। इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे, ऑप्शन आप देख सकते हैं सभी लोग। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे कोटेशन कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि एक बंगाली पोएट थे और इन्होंने ही इस वर्ड को अपने पोएट्री में यूज किया है, वंदे मातरम, जिसका यूज आज हम सभी लोग करते हैं और इसको हमें जानना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 आप सभी लोगों के स्क्रीन पे आप सभी लोग आंसर करेंगे, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा? किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? इंडियन रेनेसा का फादर किसे कहा जाता है? आप ऑप्शन देख पाएंगे। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये बेसिक क्वेश्चन है, बट आप अगर इन क्वेश्चन को जानते रहेंगे तो इनसे रिलेटेड जो फैक्ट आपके एग्जाम में आते हैं उसको भी आप जान पाएंगे। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती, आप ऑप्शन देख लीजिए, बी है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय या केशव चंद्र सेन। तो वो जो होगा, इसका राइट आंसर आप सभी लोग पहले बताएं तब मैं बताता हूं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय। इन्हीं को फादर ऑफ इंडियन रेनेसा कहा जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 आप सभी लोग देखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि स्लोगन से कई बार क्वेश्चन आते हैं, हु गेव द स्लोगन जय हिंद? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो ये नेशनलिस्ट नारा, राष्ट्रवादी नारा है, आप देख पाएंगे। ऑप्शन महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू,
सुभाष चंद्र बोस या बिपिन चंद्र पाल? व्हाट विल बी द राइट आंसर? आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे तो आप सभी लोगों को बता दें, आप सभी लोग आंसर भी एक बार कर लें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। और इनका एक और नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये भी सुभाष चंद्र बोस जी का ही नारा है, यहाँ पे बोस होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 आप सभी लोग देखेंगे, हु प्रोपाउंडेड टू नेशन थियरी? द्विराष्ट्र सिद्धांत किसकी देन है? इट मीन्स आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो ब्रिटिश इंडिया था उसको दो भाग में बांटने का जो मतलब एक तरीके से जो उन्होंने अपना मेथड अपनाया कि दो भाग बंटने चाहिए, वो किसकी देन है? या आज इंडिया पाकिस्तान बनने की देन किसकी है? तो आप ऑप्शन देख लीजिए, मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना या सर सैयद अहमद खान। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो ये भी क्वेश्चन काफी इजी है, आप सभी लोग इसको इजीली कर पाएंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, जिन्ना की ही वजह से जो ब्रिटिश इंडिया के दो पार्टीशन हुए, इंडिया और पाकिस्तान, और इन्होंने ही थ्योरी दी थी द्विराष्ट्र थ्योरी, और जिसके लिए आप कह सकते हैं कि इसीलिए इनका कई बार एग्जाम में, हालांकि ये थोड़े कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन टू नेशन थ्योरी आप सभी लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 आप सभी लोग देख पाएंगे, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को रिसेंट ही बताया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यू गेव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हु सेड बाय? किसके द्वारा कहा गया या किसने कहा है, किसने कहा था? इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ऑप्शन बी। तो आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि स्लोगन को एक बार बस आप प्रैक्टिस सेट में देख लें या एक नजर आप उसको देख लें, तो ये आपको इजिली आपके मन में मतलब दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ये कुछ पॉपुलर स्लोगन है, उसको आप सभी लोग एक बार रिवाइज कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, इन विच ईयर द ब्रह्म समाज स्टैब्लिश्ड? ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना से पहले एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे या स्थापना किसने की थी? तो वो की थी राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? आप देखिए, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन के लेवल को टफ बनाना होता है तो वो इस तरीके के आपको ईयर्स देगा, 1827, 1828, 1829 या 1813। तो ये काफी टफ हो जाता है। आप सभी लोग आंसर करेंगे, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 38? तो वो होगा 1828। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, 1828। आपको अगर वेन्यू पूछे कि कहाँ हुई थी तो वो कलकत्ता में हुई थी, जिसको आज आप कोलकाता के नाम से जानते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 आप सभी लोग देखेंगे, द राइटर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश वॉज? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं, आप ऑप्शन देख पाएंगे, परम रामकृष्ण परमहंस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद सरस्वती या केशव चंद्र सेन। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो ये काफी इंपॉर्टेंट और पॉपुलर बुक है, आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर होगा, आप सभी लोग जानते भी होंगे। अगर डेट की बात की जाए कि ये इन्होंने इस बुक को कब लिखा या कब पब्लिश हुई, ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लेवल को टफ करने के लिए, तो वो 1875 होगा, 1875 में ईस्वी में इस इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस बुक को पब्लिश किया या पब्लिश हुई। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हु एस्टैब्लिश द हरिजन सेवक समाज? जो भी ऐसे समाज से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसको एक बार आप लोग देख लेंगे। और अगर आप प्रैक्टिस सेट इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे फैक्ट भी हमें पता चल जाते हैं। जैसे आप देखेंगे, हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आप देख पाएंगे, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप सभी लोग आंसर करेंगे, काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करें, वो हो जाएगा महात्मा गांधी। और इससे रिलेटेड दो तीन फैक्ट आप सभी लोग जान लेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसकी अगर इस हरिजन सेवक समाज की स्थापना की बात की जाए तो ये हुआ था 1932 में, लेकिन इससे पहले इसका नाम जो था वो था अस्पृश्यता निवारण संघ। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, अस्पृश्यता निवारण संघ। फिर उसका नाम बदल के 1933 में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक समाज किया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप सभी लोग इसको याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 41 मैंने आप लोगों को जब हम लोग पॉलिटी की क्लास पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ाया है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वाज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आप ऑप्शन देख पाएंगे 1919, 1920, 1935 या 1935। एग्जाम में मार्लियामेंटो रिफॉर्म और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म से एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि ये पॉलिटी में भी आ जाते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में भी आ जाते हैं, क्योंकि ये दोनों के एक कॉमन आप कह सकते हैं टॉपिक है या पोर्शन है। इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे तो वो हो जाएगा 1919, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से जानते हैं, GOI, और इसी को हम लोग मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। और मैंने आपको डिटेल में बताया कि मॉन्टेग्यू कौन था, चैम्सफोर्ड कौन था, और 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इसी को हम लोग, मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि इसको मार्लियामेंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 आप सभी लोग देखेंगे, हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन हरिपुरा सेशन 1938? अगर एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे तो ये काफी टफ हो जाएगा, लेकिन कुछ सेलेक्टिव अधिवेशन, कुछ सेलेक्टिव सेशन ही पूछे जाते हैं जिसमें हरिपुरा अधिवेशन है। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए थे हरिपुरा अधिवेशन में? तो ये आप सभी लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इट मींस ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 आप देखेंगे, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, हु इज नोन एज या नोन डायमंड ऑफ इंडिया? भारत का हीरा कहा जाता था किसे? बाल गंगाधर तिलक को, दादा भाई नौरोजी को, गोपाल कृष्ण गोखले को, या महात्मा गांधी जी को? तो राष्ट्रपिता कहा जाता है महात्मा गांधी जी को। अब इसमें आप सभी लोग राइट आंसर बताएंगे क्या होगा, थोड़ा सा सोचना होगा, लेकिन आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी को नहीं कहा जाता इस नाम से, बाल गंगाधर तिलक को भी इस नाम से नहीं कहा गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये वही व्यक्ति हैं जिनको महात्मा गांधी ने अपना पॉलिटिकल गुरु माना था। मैंने आप लोगों को पिछले सेट में इसको इस टाइप के क्वेश्चन को कराया भी था। गोपाल कृष्ण गोखले से एक और फैक्ट आता है जो कि मतलब वही दो चार फैक्ट ही काफी इंपॉर्टेंट है। एक फैक्ट है कि इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और ये 1905 में इन्होंने की थी। और इसी से रिलेटेड एक आध फैक्ट आपके एग्जाम में और आ जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले से। तो ये आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, द कैबिनेट मिशन हैज हेडेड बाई? कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व, या आप हिंदी में देख पाएंगे कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन आप देख पाएंगे, सर पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड एमरी, लॉर्ड वेवेल, या लॉर्ड जॉन साइमन। तो जॉन साइमन, आप सभी लोग साइमन कमीशन वो 1927 की बात है। लेकिन यहाँ कैबिनेट मिशन से हम लोगों ने पिछले सेट में भी क्वेश्चन किया था कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो वो 1946 में आया था। और इसका जो ये हेडेड बाई जो ये मिशन था ये था सर पैट्रिक लॉरेंस। और पैट्रिक लॉरेंस के साथ दो और व्यक्ति थे, दो और पर्सन थे, उसमें स्टोफर्ड क्रिप्स एंड जो अगले थे वो एवी एलेक्जेंडर थे। तो ये मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में भी बहुत ही डिटेल में बताया है, तो उसको आप लोग एक बार देख लेंगे। तीन लोगों के साथ आए थे, तो ये कैबिनेट मिशन से भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, हु इज द ऑथर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ऑप्शन आप देख पाएंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, या पंडित मोतीलाल नेहरू, या मौलाना अबुल कलाम आजाद, या सरदार पटेल। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग बताएंगे, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है या किसने लिखा है? इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। कभी कभी तो जैसे CVT जैसे एग्जाम में तो ये अब मैच द कॉलम में भी अब आने लगे हैं कि थोड़ा सा और उसके लेवल को इंक्रीज कर दिया गया, टफनेस लेवल को इंक्रीज करने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अबुल कलाम आजाद, या मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आप सभी लोग नोट भी करेंगे। और मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ही जो थे ये फर्स्ट इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर बनाए गए थे। तो इनसे रिलेटेड एक और फैक्ट आप लोग याद रखिएगा आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज पूना
पूर्ण स्वराज डिक्लेयर्ड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? हम लोगों ने पिछले सेट में भी पूर्ण स्वराज से रिलेटेड एक फैक्ट पढ़ा था, एक क्वेश्चन किया था। इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताएंगे और जो स्टूडेंट पिछली क्लास किए होंगे वो इसका आंसर इजिली दे पाएंगे। व्हाट विल बी द राइट आंसर, आप सभी लोग बताएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाहौर सेशन, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसके जो प्रेसिडेंट थे वो मैंने आप लोगों को बताया था, नेहरू, जेएल नेहरू थे। और ये कब हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने पिछली क्लास में इससे रिलेटेड सारे फैक्ट बता दिए थे। ये हुआ था 19 दिसंबर 1929 में, सॉरी यहाँ पे 29 होगा, 1920। इसको आप सभी लोग याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो गांधी इरविन समझौता जो है ये काफी पॉपुलर है, मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक है और इससे हमेशा यही एक क्वेश्चन कई बार बनता है कि ये कब समझौता हुआ था। तो जितने भी पैक्ट्स है, जैसे पिछली क्लास में हमने पूना पैक्ट था और जितने भी ऐसे पैक्ट है उसको एक बार आप लोग देख लेंगे एग्जाम से पहले। इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी लोग बताएंगे। आप सभी लोग ऑप्शन देख सकते हैं, देखिए टफ करने के लिए यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन में 1931, 1931, 1931, 1931 दिया है। अब हमें एग्जैक्ट डेट जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम इस क्वेश्चन को सॉल्व या इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 5 मार्च या 5 मार्च 1931। अब ये क्यों हुआ था समझौता? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि गांधी जी चला रहे थे, लीड कर रहे थे उस आंदोलन को, उसको खत्म करने के लिए लॉर्ड इरविन ने एक समझौता किया और जो डिमांड्स थी गांधी जी की उसको माना और वहीं पे ये समझौता हुआ, जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, इन विच ईयर डिड द खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो हमेशा मैंने आपको बताया मॉडर्न हिस्ट्री से इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गए, स्लोगन हो गए, आंदोलन हो गए, पैक्ट्स हो गए, इससे रिलेटेड आप सभी लोग चीजों को देखते रहें, इसके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करते रहें जिससे कि सारी चीजें कवर हो जाएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, 1920, 1923, 1990 या आप देख पाएंगे 1921। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी लोग जल्दी से बताएं, आप गेस भी करें अगर नहीं आ रहा हो तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1919। 1919 में ये आंदोलन चलाया गया था। एग्जाम में कभी कभी अगर इसका लेबल जो है टफ करता है तो ये पूछता है कि इस आंदोलन को इंडिया में किसने लीड किया था, क्योंकि ये पैन इस्लामिक कंट्रीज में चलाया गया था, मतलब विश्व के अनेक इस्लामिक कंट्रीज में आंदोलन चलाया जा रहा था। तो इंडिया में जब पूछा जाता है तो उसमें दो भाई हैं, एक भाई का नाम था शौकत अली, शौकत अली, और दूसरे भाई का नाम था मोहम्मद अली। तो ये दो भाइयों द्वारा खिलाफत आंदोलन इंडिया में चलाया गया और ये प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ, ये 1919 से स्टार्ट हुआ था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग नोट करेंगे, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, हु प्रोपाउंडेड थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो ऑफ इंडिया या भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी का विस्तार भारत में किसने किया? तो ये आप सभी लोग बताएंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने बताया सोसाइटी जैसे समाज, सभा के स्थापना और संस्थापक उसी से संबंधित है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ऑप्शन आप देख पाएंगे सरदार पटेल, अय्यर, एनी बेसेंट या बीमी वाडिया। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट जी ने थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की और इन्होंने, आप सभी लोग पता है कि वाराणसी में रहकर इन्होंने, अभी भी आप वहाँ अगर वाराणसी से आप बिलोंग करते हैं या आप जानते होंगे तो वहाँ पे अभी भी थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से संबंधित कई कॉलेज और स्कूल चलाए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट का ही योगदान है BHU CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट से। आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 50 आप देख पाएंगे, हु वाज द वायसरॉय एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल विभाजन के समय वायसरॉय कौन था? तो वायसरॉय से मैंने आपको पिछले सेट में भी आपको बताया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल से हमेशा एग्जाम में ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर हिस्ट्री का कोई सेक्शन आ रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। आप ऑप्शन देख पाएंगे, लॉर्ड कैनिंग, रिपेन,
वेलिजली या करजन, व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो आपके एग्जाम में ये आएगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 1905 में हुआ था। और उस समय वायसराय ऑफ इंडिया कौन था, तो वो था लॉर्ड करजन। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, करजन का मतलब जिसने बांट दिया बंगाल को, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, जो कि थोड़े से रिपीटेड नेचर के क्वेश्चन थे, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक प्रिपरेशन के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये जो पीडीएफ होगा वो हमारे पेड स्टूडेंट्स को मिल जाएगा, जो कि उनके टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा कुछ देर बाद। और आगे के सेट भी आपको जल्द ही चैनल पे देखने को मिलेंगे, तो चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।